नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम आर पार। गल्फ में युद्ध के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए और बातचीत से ही समस्या का हल यानी समाधान निकल पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि संकट शुरू होने के बाद देश में एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है और देश में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन आज एक बड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मुश्किल दौर में सबका एकजुट रहना बेहद जरूरी है, लेकिन हमारा विपक्ष एकता की कैसी वानगी दिखा रहा है यह भी देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने संकट का बोझ आम लोगों पर डाल दिया है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 25 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोला। सवाल है कि क्या विपक्ष उकसाने वाली पॉलिटिक्स राजनीति कर रहा है? आज इसी पर दिग्गज सांसदों के पैनल के साथ आर पार में मिनी संसद होगी। आज मिनी संसद हमारे साथ होगी। इस पर बड़ी चर्चा करने के लिए और बड़े विश्लेषण के साथ स्वागत है आपका आर पार के आज के ब्रॉडकास्ट में। ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका वाले युद्ध के 24 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 24 दिनों में तेल गैस के ग्लोबल संकट का भारत पर नाम मात्र का प्रभाव पड़ा है और आज तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में युद्ध और इस खड़े हुए संकट सभी फैक्टर्स पर खुलकर अपनी बात रखी है। पीएम ने यह भरोसा दिलाया कि देश में तेल गैस की कोई कमी नहीं है। एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक्स उपलब्ध है। भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। इसके बाद पीएम मोदी ने विपक्ष की निगेटिव पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया है। हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। लेकिन विपक्ष सियासी पिच से टस से मस होने को तैयार नहीं है। कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए। 25 मिनट का भाषण दिया, अभी अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला, 100% कंट्रोल में है। सियासत का यह हाल तब है जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में यह कहा कि युद्ध के चलते खड़ी हुई इस मुसीबत घड़ी में पूरे देश को एकजुट रहना होगा। इस बीच दुनिया के बड़े बड़े देश अब शांति के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति के बाद अब नेटो देश भी सीज फायर के लिए भारत से ही उम्मीद लगा रहे हैं। पोलैंड ने कहा है कि जंग रोकने में भारत विशेष भूमिका निभाए। लेकिन सवाल है कि जब सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ एक एक तथ्य संसद में रख रही है, तो विपक्ष भ्रम वाली सियासत क्यों कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर। जंग के बीच चाल चरित्र और मंशा का विश्लेषण। सरकार क्या कह रही है और ऑपोजिशन क्या कह रहा है। अलग अलग लोकेशन से तेल गैस के साथ अब तक 5 शिप भारत पहुंचे हैं। ये गवर्नमेंट का वर्जन है। विपक्ष कह रहा है सरकार ने युद्ध के बीच कोई तैयारी नहीं की थी। दूसरी बात, ईरान से बैक चैनल बातचीत के बाद युद्ध वाले क्षेत्र से एलपीजी वाले 2 जहाज भारत के झंडे वाले निकले। विपक्ष कह रहा है मोदी सरकार ने ईरान से ऐतिहासिक रिश्तों को इग्नोर कर दिया, जबकि बैक चैनल से बातचीत हो रही है।
देश में घरेलू गैस का प्रोडक्शन बढ़ा, नए नए देशों से एलपीजी लाने की तैयारी सरकार कर रही है और घरेलू यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं वो बढ़ा दिया है। लेकिन अब कैमरा इस तरफ आए, ऑपोजिशन आम लोगों को घरेलू सिलेंडर जमा करने के लिए उकसाया, बार बार कहा शॉर्टेज हो जाएगी, इवन पेट्रोल डीजल के लिए कहा जिसकी कोई शॉर्टेज फिलहाल नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रीमियम पेट्रोल डीजल थोड़ा महंगा हुआ, सामान्य कैटेगरी के दाम में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। यह गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर तेल की कीमतें इस समय बढ़ नहीं गई हो। अकेले अमेरिका में $5 बढ़ी हैं कीमतें। विपक्ष लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का भ्रम फैलाया जा रहा है और विपक्ष के बड़े बड़े नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। अब कतर, जॉर्डन, ओमान, मलेशिया, ईरान, इजराइल, सऊदी अरब सब प्रधानमंत्री मोदी के संपर्क में। यह सरकार का पॉइंट है। विपक्ष, मोदी सरकार ने संकट का बोझ आम लोगों पर डाला, यह केजरीवाल का कहना है। अब आप सोचिए, कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे एकजुट रहने की अपील करी। जब कठिन समय आता है आपके परिवार में, आपके दोस्तों के साथ आप क्या कहते हैं? सब एकजुट रहेंगे, मुश्किल निकल जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने वही अपील करी, लेकिन ऑपोजिशन क्या कह रहा है? विपक्ष सरेंडर वाले नैरेटिव पर अटका है, कॉम्प्रोमाइज का नैरेटिव चला रहा है। यह बड़ी बात है। और आज का बड़ा सवाल आपके साथ स्क्रीन पर यह है, जब देश में एकता जरूरी है तब विपक्ष पैनिक फैलाकर मनोबल तोड़ना चाहता है क्या? क्या पैनिक फैलाकर मनोबल तोड़ना चाहता है? आज आर पार में मिनी संसद है। मेरे साथ कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सुखदेव भगत है, सांसद कांग्रेस पार्टी के, उनका बहुत बहुत स्वागत है। महुआ माझी है सांसद जेएमएम की। मेरे साथ अशोक मित्तल हैं सांसद आम आदमी पार्टी के। दीपक वोरा हैं पूर्व राजनयिक। आप तमाम लोगों का स्वागत है। दीपक वोरा साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दीपक वोरा साहब, लगता है दीपक वोरा तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही। सुधांशु त्रिवेदी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या सरकार की तैयारी नहीं है इस संकट से निपटने के लिए और यह संकट आम आदमी पर बोझ लेकर आएगा? यह बड़ा सवाल है ऑपोजिशन का। इसका जवाब क्या है? शुरुआत के 50 सेकंड आपको। सरकार की तैयारी ऐसे किसी भी संभावित संकट के लिए कितनी पुरानी थी, मैं उदाहरण के लिए देना चाहता हूं। भारत में अब रेलवेज का 100% लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, तो कम से कम आज रेलवे के लिए डीजल की जरूरत नहीं है। याद दिलाना चाहता हूं, 1991 में जब कुवैत और इराक की लड़ाई हुई थी, खाड़ी संकट आया था। इतना भयानक संकट हुआ था कि आधी ट्रेनें लगभग बंद हो गई थी। आइए, आज प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 20% एथेनॉल का यूज पेट्रोलियम में हमने करने में सफलता हासिल कर ली है, यानी 20% हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर कम हो गई है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर दूरगामी, यानी ऐसा कोई संकट संभावित भी जब नहीं था तो सरकार ने प्लानिंग की थी। तीसरा, आप देखिए ऊर्जा की आवश्यकता में हमारी 50% इंस्टॉल कैपेसिटी ग्रीन एनर्जी से है, वो हमने 2025 में अटेन कर लिया था। आप सोचिए कि ये परिस्थितियां नहीं होती तो क्या होता। उसके बावजूद ये बताया है कि पिछले कुछ दिनों में भी निरंतर स्थिति क्या रही है। 14 में 11 करोड़ लोगों के पास गैस के सिलेंडर थे, आज 36 करोड़ लोगों के पास है। इसके बावजूद स्थिति यह है कि एलपीजी की सप्लाई को भी सरकार ने कहीं बेहतर नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है। और फिर भी किसी को शक और शुबा हो तो मैं कहना चाहता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज के पूरब दिशा में जितने देश हैं वहां क्या परिस्थिति हुई है आप देख लीजिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, 4 डे वीक, सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद। और इसके बाद स्कूटर को 2 लीटर, यानी 2 व्हीलर को 2 लीटर और गाड़ी को 10 लीटर पेट्रोल, बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा मुझे लगता है। और आधे लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे सरकारी कर्मचारियों में। मुझे लगता है उन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में आज भी उन्होंने कहा 41 देशों से एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेने की प्रक्रिया चल रही है इस समय, यानी डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू लेकर। जो कुछ शांति समाधान के लिए चल रहा है वो अपनी जगह है। एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया गया है, मगर एक तथ्य जो रखा गया वो भी विचारणीय है कि मात्र 2 दिन के अंदर एलपीजी बुकिंग में 94% की बढ़ोतरी हुई, यानी 2 दिन के अंदर दुगनी हो गई एलपीजी की बुकिंग। यह निश्चित रूप से एक विपक्ष के सांसद ने ओपनली बोला था, भाई जितनी एलपीजी ले सको उतनी ले लो, आगे संकट आने वाला है।
ये जो आशंका भ्रम पैदा कर कर परिस्थितियां उत्पन्न की गई, और यह भी एक सत्य है कि ऐसे ऐसे लोग जो जमाखोरी में पकड़े गए, जैसे उत्तर प्रदेश में ही संभल में एक अब्दुल रेहान पकड़ा गया, इसके पास 55 सिलेंडर थे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुशलता से, दूरदर्शिता से भारत आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष अपनी आदत के अनुसार इन परिस्थितियों में भी किस प्रकार से अपने राजनीतिक हित साध सके, राष्ट्रीय हितों पर आघात करके, तो ऐसे एक निंदनीय प्रयास में संलिप्त दिख रहा है। ओके, क्या मैं आपके पास आता हूं, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, क्या आप कंफ्यूजन को बढ़ाना चाहते हैं या कंफ्यूजन को सॉल्व करना चाहते हैं? मैं अभी कुछ देर पहले पवन खेड़ा साहब को सुन रहा था, उन्होंने बाइट दी है, सरकार की विदेश नीति इतनी ढूलमुल नहीं होती तो भारत को नुकसान से बच सकता था। हम नरेंद्र मोदी से कभी नहीं कहेंगे कि आप ईरान की तरफ झुक जाइए, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि सीधा खड़े रहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से सीधे कहना चाहिए था कि ये जंग गैर कानूनी है। यानी हम ईरान से भी बैक चैनल से बातचीत कर रहे हैं, हम इजराइल से भी कह रहे हैं, फिनलैंड के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत बचाव कर सकता है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, पोलैंड कह रहा है। डू यू थिंक वी आर इन स्ट्रॉन्ग पोजिशन, लेकिन ऑपोजिशन कंफ्यूजन ऐड करना चाहता है? हेलो जी भगत साहब। हाँ, मैं रमेश जी एक चीज मैं बोल रहा था, मैं अभी उनका सुधांशु जी की बात सुन रहा था। मैं तुलनात्मक बातें नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जो जमीनी हकीकत है। जमीनी हकीकत क्या है? करीब 89 करोड़ लीटर पर डे हमारा खपत है, और यह हमारे पास, और प्रतिदिन जैसे सनराइज हुआ, करीब 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए के हम वहां पे तेल हम प्रतिदिन खरीदते हैं, या धुएं में उड़ जाता है, ये जो कह लीजिए। हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? हमारा स्टोरेज कैपेसिटी 533 मिलियन है, 8 से 9 दिन के लिए है, गैस का 2 से 3 दिन है। तो ग्राउंड रियलिटी जो है उसके बारे हम करें, ये अलग बात है। हमारे सरकार कर रही है, सब नियंत्रण में है, लेकिन तेल, महंगाई, सुरक्षा पर कोई स्पष्ट नीति जो होनी चाहिए वो नीति नहीं है। आपने क्या किया? माइलस्टोन की बात की, लेकिन रोड नहीं है। ओके, पर किस तरह की, लेकिन रोड नहीं है। मेरा सांसद साहब आपसे गुजारिश है, किस तरह की स्पष्ट नीति चाहिए? आप कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, किस तरह की स्पष्ट नीति चाहिए? भारत सरकार की स्पष्ट नीति है, उन्होंने तेल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, इंडिया में सामान्य पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, अमेरिका, यूके हर जगह बढ़े हैं, अमेरिका में $5 तक बढ़े हैं, जर्मनी में बढ़े हैं, स्पेन में बढ़े हैं। इसलिए हाँ, मैं आ रहा हूं। ऐसा रमेश जी, अभी चुनाव है ना, तो चुनाव में सरकार बहुत ज्यादा वेलफेयर जितने मेजर्स हैं उसके प्रति लगता है हम वेलफेयर स्टेट चला रहे हैं। चुनाव के बाद जो हालात है, मैंने इसलिए कहा ना कि 89 करोड़ लीटर पर डे का हमारे कंजम्पशन है, और हमारे दो चीज है, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। लेकिन देखिए, जो चीज करी नहीं है, सुखदेव भगत, ये कितना इंटरेस्टिंग है, जो चीज अच्छी करी उसमें कह रहे हो चुनाव की वजह से कर रहे, नहीं कर रहे। तो एलपीजी की कीमत क्यों बढ़ा दी? एलपीजी की कीमत तो 60 रुपए बढ़ा दी, वहां पे भी तो चुनाव है। क्या एलपीजी में तो ज्यादा इंपैक्ट आता है, पेट्रोल से ज्यादा एलपीजी पे इंपैक्ट आता है? देखिए, ये तो आप ही बात कह के फंस गए। ईरान के मिसाइल से या इसके इजराइल के मिसाइल से जरूर आग जल रही है, लेकिन हमारे भारत के रसोई में चूल्हा नहीं जल रहा, आग नहीं जल रही है। ये ग्राउंड रियलिटी है। दूसरी बात, एक बात करें, आपने कहा 3,75,000 को हमें वहां से ले आए, लेकिन उनके रोजगार के क्या आपने कोई रोड मैप दिया? क्या कोई संसद में इवैक्यूएशन रोड मैप के बारे में आपने कुछ बताया? यू हैव अ वैलिड पॉइंट। आपका एक लेजिटिमेट सवाल है कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। लेकिन मैं ब्रॉडर पिक्चर के लिए बता दूं, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टुनाइट, क्योंकि आज हम एक सार्थक चर्चा चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आरोप प्रत्यारोप सिर्फ हो, जवाब भी आए। ओके, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्लाई, एक पॉइंटेड सवाल है, रोड मैप क्या है? और आप इलेक्शन के कारण आपने पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई, यह आरोप है। जवाब सुधांशु त्रिवेदी, स्टिक टू टाइम लिमिट, 50 सेकेंड्स। बिल्कुल। पहली बात, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की चीफ तुलसी गबार्ड ने कहा कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत और चीन के जहाज जा रहे हैं। चीन तो 80% तेल लेता था ईरान से, हम तो ना के बराबर लेते थे। इसके बावजूद चीन के अलावा सिर्फ हमारे जहाजों को जाने दे रहा है, फिर भी इनको डिप्लोमेसी में कोई भारत की कुशलता नजर नहीं आ रही। अब दूसरी बात कहना चाहता हूं, स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट। एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में नहीं है। एकमात्र प्रोडक्ट है जिसमें राज्य का कर अलग है और केंद्र का कर अलग है, और आज की डेट में कोई सब्सिडी देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है,
केंद्र या राज्य सरकार के पास एक ही अधिकार है कि वो अपना टैक्स कम कर सके। तो जो जो लोग आज हैं, ऐसा नहीं कि सब अपोजिशन में सत्ता में हैं। महुआ मांझी जी बैठी, इनकी पार्टी झारखंड में सत्ता में है, मित्तल साहब बैठे हैं, ये पंजाब में है, सुखदेव भगत जी तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में। मैं पूछना चाहता हूं, जनता का जो दर्द आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, इसके लिए अपने राज्यों में कितना एक्साइज कम कर रहे हैं? ओके, अनाउंसमेंट बाय ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सुखदेव भगत, मैं आपका रुख करता हूं, लेकिन अभी महुआ मांझी भी है, अशोक मित्तल भी है। महुआ मांझी, आप अनाउंस करना चाहती है जेएमएम की सरकार जो टैक्स लगाती है वो टैक्स कम करेगी, जिससे पेट्रोल डीजल और सस्ता हो जाए। मेक अ अनाउंसमेंट, और इससे प्रेशर भी बढ़ेगा बीजेपी की सरकारों पर। देखिए, आप अनाउंस करिए अपने राज्य के अंदर। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उसका बकाया पैसा दे ही नहीं रही है। हम तो कर्ज में डूबे हुए हैं, इसलिए कि केंद्र सरकार हमारे हक अधिकार का पैसा नहीं दे रही है। 1,36,000 करोड़ जो कोयले की रॉयल्टी का बार बार चीख कर लोग मांग रहे हैं, वही दे दे, कम से कम उससे तो करे। मैया सामान दे रही है सरकार लोगों को, और जीएसटी में कितना घाटा हो रहा है। हर तरह से अपनी सरकार को, हमारे राज्य सरकार को कर्ज में डुबाने की तैयारी कर रखी है। और आप कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं देते हैं? वो जरूर देना चाहती है, क्यों नहीं देना चाहेगी? वो तो चाहती है कि हमारे राज्य का विकास हो, हमारे राज्य को नंबर 1 राज्य की बनाने की हर तैयारी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं केंद्र सरकार मदद करे, उनके बकाया पैसा उनको वापस करे। ये तो आप अपनी प्रॉब्लम लेकर आ गए, मैं जनता की प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, आप अपनी प्रॉब्लम लेकर आ गए। आपकी तो अपनी प्रॉब्लम चल रही है, आप कह रही है पहले हमें पैसे दे दो, फिर बाद में बात करते हैं जनता को राहत देने की। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अ क्विक रिप्लाई, क्योंकि सारे आपके ऑपोजिशन में, इसलिए क्विक रिप्लाई। एक ही पंक्ति में जो महुआ जी ने बोला उससे बहुत साफ हो गया कि इनको यह चाहिए कि केंद्र सरकार जब मदद करेगी केवल तभी ये जनता के लिए कोई सहायता करेंगे। यानी इन्होंने तो महिला सम्मान योजना के बारे में भी कह दिया कि भाई वो केंद्र से पैसा आएगा तो करेंगे। मतलब जनता के सामने एकदम स्पष्ट हो गया कि कोई भी सरकारें जहां इनकी है, ये अपनी सरकार के लिए कष्ट इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए जनता का कष्ट से ज्यादा अपनी सरकार की सुविधा इंपॉर्टेंट। लेकिन पहले केंद्र सरकार अपना अधिकार का पैसा तो वापस करे। सुधांशु जी, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को उनके निर्धारित से अधिक दिया हुआ है। और महुआ जी, ये जीएसटी में नहीं है। जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का पैसा आता है, ये केंद्र सरकार से नहीं आता है। आपको अलग अधिकार है। लगभग 33% टैक्स आप लेते हैं। तो जो 30%, यानी अगर आप मानिए 97 रुपए का पेट्रोल है तो 30-35 रुपया उसमें से राज्य ओके, यू मेड योर पॉइंट। और 30 के लगभग जी बिल्कुल, हमारी सरकार सब कुछ तैयारी करके रखी है, आने वाले दिनों में जरूर करेगी, ऐसे में पूरा लेकिन देखिए सब कुछ मैं अभी सुविधा दे रही है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को सुन रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा के लिए अलग अलग योजनाएं भी हैं। ओके अरविंद, मैं आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास चलता हूं, फिर मैं दीपक बोरा भी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक, उनके पास भी चलूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट सुधांशु त्रिवेदी ये है, मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूंगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बोला ये मुश्किल वक्त है, इसमें साथ खड़े होना चाहिए। क्या आपको लगता है देश का ऑपोजिशन साथ खड़ा है? क्योंकि कोविड में भी हमने देखा था, संकट का वक्त था, पूरा देश एक साथ आया था। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि देश जिस चीज को पसंद करता है, ऑपोजिशन उसको पसंद नहीं करती है। अभी लेटली एक एग्जाम्पल है, धुरंधर फिल्म आई है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सब उसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। क्या करिएगा आप? ना, देखिए, विपक्ष की फितरत क्या है मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। आज इनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर चिंता है। मात्र 3 साल पहले जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, हमारा सबसे बड़ा सप्लायर पेट्रोलियम का कौन था? रशिया। डिफेंस का सबसे बड़ा सप्लायर रशिया, ब्रह्मोस का सबसे बड़ा सप्लायर रशिया। तो क्या बोल रहे थे? क्यों नहीं यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं? क्यों नहीं रशिया की आलोचना कर रहे हैं? क्यों नहीं रशिया के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं? गजब है साहब। आज तेल को लेकर ये कह रहे हैं ईरान के साथ होना चाहिए, तब तेल को लेकर रूस के खिलाफ होना चाहिए। अब आइए साहब, अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है आज की डेट में? अमेरिका। $150 बिलियन के आसपास का ट्रेड होता है, जिसमें $45 बिलियन हमारा सरप्लस है। उससे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आइए, इजराइल और गाजा की लड़ाई हुई, गाजा पे क्या आंसू बहाए? गाजा से तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था। इजराइल से डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस में पूरा का पूरा सहयोग, इंस्ट्रूमेंट, और उसका हमारा दीपक बोरा जी उस विषय में ज्यादा बेहतर बताएंगे, उसके खिलाफ हो जाओ। यानी जहां जहां भारत की स्ट्रेंथ है
उसके खिलाफ सुखदेव होकर भगत लड़ाई जी, क्यों सुखदेव नहीं भगत, कर सुखदेव रहे भगत हो? जी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक मिनट अमीश जी, अभी अमीश जी, मैं मैं एक मिनट, सुधांशु जी हम की लोग बात- छात्र जीवन मैं सुधांशु में जी- थे जी, 1991 में, एक मिनट में पूरी बात कह लूं, एक सेकंड, 1991 में खाड़ी संकट आया था, सद्दाम हुसैन वाली लड़ाई, और उस समय मैंने कहा आधी ट्रेनें बंद हो थोड़ा गई मैं थी। क्योंकि सुधांशु LPG जी की की भयंकर सरकार रही किल्लत है, थी। मैं थोड़ा इन्हें बता दूं, दावे अब चुनौती से कहता हूं, क्या मैं अटल जी थोड़ा अडवाणी योजना का बताऊं, कोई बयान तापी दिखाए जिसमें 1991 इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुखदेव भगत, सुखदेव भगत, सद्दाम हुसैन वाली रिजीम जब गिराई गई थी, जब तब भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे इंपैक्ट पड़ा था, क्या एलके अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी या स्वर्गीय अटल लेकिन बिहारी एक वाजपेयी ने कोई बात बोली थी शॉर्टेस्ट क्या? रूट जो हमारा ईरान से हम ले रहे थे, अमेरिका के कहने पे इन्होंने बंद कर दिया हमारा, जबकि ट्रेड क्रेडिट भी हमें 60 डेज का मिलता था। तो जो अमेरिका जो ट्रंप कहे उसके अनुसार ये बातें करे। और आज स्थिति, मैंने क्या कहा, सवाल अगर हम पूछ रहे हैं तो हम आपको जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं, हम तो सरकार के साथ खड़े हैं। और ये संकट ना, संकट सत्ताधारी दल का केवल नहीं है, संकट पूरे देश का है। जब पूरे देश का संकट है तो आज उस पर चर्चा हमारी होनी चाहिए, लेकिन आपने चर्चा भी नहीं की, इसलिए हमने कहा कि चर्चाएं भी होनी चाहिए। आप आए मन की बात की तरह अपनी बात बोल के चले गए। यहां स्थिति क्या है, ये तो आप जो जिस पे 90% हम उन पे डिपेंडेंट है, 90% डिपेंडेंट है। तो ये तो आत्मनिर्भर भारत ही नहीं है, ये तो आयात निर्भर भारत है। तो आयात निर्भर भारत पे हम दावा कैसे कर सकते हैं? तो भाषण तो आपने, इसलिए हमने कहा कि माइलस्टोन की बात आपने कही, लेकिन उस माइलस्टोन में रोड किधर है, रोड मैप किधर है? पूरी तरह कहीं गायब है। लेकिन मैं एक अच्छा एग्जांपल कोट हुआ, अशोक मित्तल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक अच्छा एग्जांपल कोट हुआ, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या लाल कृष्ण अडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 1991 में सद्दाम हुसैन की लड़ाई में इतनी बड़ी दिक्कत आई थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था, क्या इसी तरह का विषय बनाया था? सुखदेव भगत जी, आपके पास कोई जानकारी है तो बताइएगा, है कोई जानकारी आपके पास? निश्चित, मैं सुनिए, पहले बात है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात हुई तो मैं थोड़ा स्मरण दिला दूं, आपके गलत नीति के कारण ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने रसा को पार होने दिया, उनके शिप को, चाइना को पार होने देना। हमारे इतने जो संबंध थे, हमारा क्यों, हमारा भी तो पार हुआ, क्यों डिले हुआ? इसीलिए हमारा भी तो पार हुआ। यहाँ तो फायर सुखदेव भगत, या तो आप सुनना नहीं चाहते या देखना नहीं चाहते, हमारा भी तो पार हुआ। हम इस बात को कह रहे हैं, ये स्थिति क्यों हमारी आई? आप देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, हम अगर विश्वगुरु कहते हैं तो नेतृत्व होना चाहिए। विश्वगुरु का मतलब सरेंडर नहीं होता है। हमने नेम के माध्यम से, हमने अशोक मित्तल हमने भारत को वहां पे खड़ा किया था, हमने नेतृत्व प्रदान किया था। अभी तक अशोक मित्तल एक भी बारी नहीं बोले हैं। लेट मी गेट आम आदमी पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अशोक मित्तल, आपको भी लगता है जो बात कांग्रेस सांसद कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया है भारत ने, सरेंडर कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, डू यू एग्री टू इट? देखिए, सबसे पहले एक बात उठी थी कि राज्यों को टैक्स कम करना चाहिए पेट्रोल पर और ये बाकी प्रोडक्ट्स पर। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि पेट्रोल के ऊपर भारत सरकार क्या टैक्स ले रही है, ये बात हम क्यों नहीं लेके आते सामने। बेसिक एक्साइज ड्यूटी ₹1.40, एडिशनल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी ₹11, मतलब 8 गुना बेसिक एक्साइज ड्यूटी से स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा है। उसके ऊपर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से ₹7.5, ₹19.90, मतलब ₹20 आप 1 लीटर पेट्रोल पे भारत सरकार ले रही है। कितना बड़ा टैक्स लगा रही है। स्टेट्स का टैक्स तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और ये जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स की बात करते हैं, कौन से रोड्स बनते हैं मुझे बता दीजिए। उसके लिए तो आप टोल टैक्स अलग से लेते हैं हर नेशनल हाईवे के रोड के ऊपर, और ये क्यों नहीं हम कम करते हैं? पर मित्तल साहब, जिनके बजट पहले घाटे। मैं करंट जो प्राइम मिनिस्टर ने सदन में बोला है उस पर इस हफ्ते में, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। और क्या आपको लगता है जो कांग्रेस एक लाइन टो कर रही है, कि कांग्रेस जो लाइन एक टो कर रही है वो बहुत बड़ी लाइन है कि प्राइम मिनिस्टर सरेंडर कर गए हैं, कॉम्प्रोमाइज है, डू यू एग्री टू इट? आपकी राय क्या है इसके ऊपर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ आम आदमी पार्टी? देखिए, ये कांग्रेस का अपना स्टैंड हो सकता है, हमारे अपनी पार्टी का अलग स्टैंड ये है कि हम टाइम पर एक्शन क्यों नहीं लेते। कुआं खोदते हैं जब आग लग जाती है। जब हमारे भारतीय वहां फंसे हुए थे, लाखों भारतीय, उससे पहले हमारे पास क्यों नहीं एक ग्लोबल सेफ्टी एंड इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल बना हुआ है अपने भारतीय नागरिकों को निकालने का।
जो हमारे भारतीय नागरिकों की लाखों लोगों की जॉब चली गई है, उसके लिए हमारे यहाँ क्यों नहीं ठीक है, प्रोटोकॉल बना हुआ अशोक जी, I'll come back to you. है? जो भारतीय वहां पढ़ने गए हैं स्टूडेंट, उनके लिए हमारे पास क्यों नहीं प्रोटोकॉल बना हुआ है? ये एक अच्छा वायलेंट हर सवाल है बार आपका। जब ओके, लेट मी गेट सुधांशु त्रिवेदी ऑन इट। सुधांशु जी, जवाब जो अशोक मित्तल जी ने बात बोली और अरविंद केजरीवाल ने जो बोला, मैं बता देता हूं। स्टॉक मार्केट बर्बाद हो रही है, सरकार की नाकामियों की कीमत जनता को चुकानी पड़ रही है, शेयर बाजार बर्बाद हो गया है, बहुत कुछ खराब हो गया है। मुझे लगता है केजरीवाल जी अपनी पार्टी के बर्बादी के चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो इन विपरीत परिस्थितियों में भी जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, ये अपने आप में दुखद है। अशोक मित्तल जी ने कहा, मुझे लगता है ऐसी विचित्र बातें नहीं करनी चाहिए कि इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल। भाई साहब, इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल तो हर इवैक्यूएशन की परिस्थिति अलग अलग होती है। अब बताइए, रशिया यूक्रेन में 2 देशों की लड़ाई थी, यहां में मल्टीपल है प्रॉब्लम। जब हमने यमन से निकाला तो यमन में इंटरनल लड़ाई थी हूथी और सऊदी अरब समर्थक लोगों के बीच में। क्या मतलब, सांसद होकर ऐसी विचित्र बात नहीं करनी चाहिए। देयर कैन नेवर बी ए वन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो किसी भी क्राइसिस में समान रूप से होगा। कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, वहां प्रोटोकॉल अलग होगा, कहीं युद्ध होगा, कहीं महामारी फैली थी, कोविड आया था, प्रोटोकॉल एकदम ही अलग था। तो ये बातें कहना, मुझे लगता है, मैं कोई वैसा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, ये विपक्ष की शरारत या नासमझी, इनमें से किसी एक चीज का प्रतीक है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं सरेंडर क्या होता है। मैं उदाहरण के साथ बोलता हूं, लाखों दर्शक जाएं और अभी खोल के देखें, यूपीए सरकार के समय वीडियो अवेलेबल है कि कांग्रेस के विदेश मंत्री एसएम कृष्णा बैठे हैं, बगल में अमेरिका की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन बैठी हैं और हिलरी क्लिंटन बोल रही हैं कि इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान। अमेरिका का विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री के बगल में खड़े होकर बोल रहा है, इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू परचेज फ्रॉम ईरान। अब आइए, 2006 इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, एजेंसी में, हमने ईरान के खिलाफ वोट कर दिया और ईरान भौचक्का रह गया। क्यों? अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी थी। पॉइंट नंबर 3, कांग्रेस के विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि सोनिया गांधी जी ने उनको एक पार्टी में बुलाया, कहा मेरे ऊपर बहुत दबाव है, आपको विदेश मंत्रालय में न रखने का अमेरिका का दबाव है। और नटवर सिंह ने लिखा, मुझे अमेरिका के दबाव में विदेश मंत्री से हटाया गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं बाकी बातें नहीं खोलना चाहता। और तीसरी बात, सद्दाम हुसैन ने भारत से मिलने वाले अनाज के बदले में कांग्रेस पार्टी को तेल के कूपन दिए, वोल्कर रिपोर्ट, जिसके चलते इनके विदेश मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और जितना एहसान सद्दाम हुसैन ने किया, इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी तक कहते थे हमारा बड़ा फ्रेंड है, और सद्दाम हुसैन को टांग दिया गया। कितना वक्तव्य दिया था कांग्रेस ने? एक शब्द बोला हो तो बताइएगा। गद्दाफी को भी टांग दिया गया था, एक शब्द बोला हो तो बताइए था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहां विदेश नीति ऐसे नहीं बनती है, की मेमोरी। जी, लेकिन मैं कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास चलूंगा, लेकिन अभी तो मैंने धुरंधर पिक्चर का एक बताया। देखिए, जो पब्लिक कनेक्ट है ना, उसको समझना चाहिए। एक धुरंधर पिक्चर आई, वो सुपर डुपर हिट है आज की डेट के अंदर, और ऑपोजिशन ने बाकायदा उसमें बयान दिए, बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिए। अब बंगाल का पहला सर्वे आया है, जिसके अंदर कांग्रेस की हालत इतनी खराब बताई जा रही है जिसकी कोई बात नहीं है। 3.6 वोट शेयर है कांग्रेस का, अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है, ये वोट वाइब का सर्वे है, और इस सर्वे के अंदर कांग्रेस का वोट शेयर 3.6 है, बीजेपी का 34.9, क्लोज टू 35%, टीएमसी 41.9, 42%। अभी कैंपेन शुरू नहीं हुआ है, चुनाव उफान पे नहीं गया है, अभी तक घोषणा पत्र भी नहीं आए हैं। ये है लेफ्ट का 4% है। यानी सोचिए कांग्रेस कहां पर है, किसको कितनी सीटें हैं। बीजेपी 168 सीटों तक ले सकती है, लेकिन टीएमसी, ममता लेड टीएमसी 194 के साथ आगे रहेगी, ऐसी स्थिति बताई जा रही है। आसाम के अंदर कांग्रेस का क्या हाल है सुन लीजिए। आसाम के अंदर वोट शेयर बीजेपी का 43% छू सकता है इस बारी, जो कि रिकॉर्ड होगा। कांग्रेस का 36%, एआईडीयूएफ का 2.3%, और सीटें किसको मिल रही है? एनडीए 90 सीटों तक जा सकता है, जबकि कांग्रेस को 29 से 40 सीटों के बीच में समझौता करना पड़ेगा। एआईयूडीएफ के बाद 3 से 7 सीटें जाएंगी। क्या आपको लगता है पब्लिक कनेक्ट, भगत साहब, आपका कमजोर पड़ रहा है, चाहे फिल्म हो चाहे राजनीति हो? हाँ, अब मेरी बात अमीश जी, मेरी बात सुनी जाए। अब मेरी बात भी सुने जाए, हमें भी तो बोलने का अवसर दिया जाए। ऑपोजिशन ही है भाई, 4 वर्सेस 1 है। देवगम जी,
देवगम जी आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं कि मध्यस्थता कर रहे हैं? मैं थोड़ा उनको बता दूं, जो ये हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी जिन बातों को बोल रहे थे, 53 से ज्यादा बार ट्रंप ने मोदी जी के बारे बोला, ट्रेड से बारे, चुप्पी तक नहीं तोड़े। सरेंडर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, एक बात मैं जरूर कह सकता हूं, आपकी मैं ये कह सकता हूं, बयान मजबूत है, आपका बयान मजबूत है, तैयारी कमजोर है। और बयान मजबूत है, तैयारी कमजोर है, आवाज ऊंची है, आपकी आवाज ऊंची है, देश आपके भरोसे में नहीं है। इसलिए मैंने कहा तैयारी से भरोसा आता है, बयान से नहीं आता है। इसलिए हमने कहा कूटनीति, आपने ये नीति नहीं, जहां पर कूटनीति होना चाहिए वहां पर केवल नीति की बातें की, अच्छे शब्दों की बातें की। लेकिन हमारा अभी इसके पहले अभी मित्तल जी ने कहा इवैक्यूएशन रोड मैप के बारे में हमने पूछा, आप इसके बारे में कुछ नहीं बोले, सदन में कोई बातें नहीं आई। केवल अच्छी बातें कर देने से समस्या का समाधान नहीं होता है। उसका एक प्रॉपर वे में एक रोड मैप होना चाहिए, जिसके बारे लैक हुआ आज के भाषण में। जी मैं मेरे साथ दीपक वोरा साहब भी हैं, मैं उनका भी जवाब लूंगा। दीपक वोरा, क्या सरकार इस परिस्थिति के अंदर, क्या हमारी रणनीति ठीक है? क्या कहना चाहते हैं आप? देयर आर ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी आपके साथ आपके चैनल पर होता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल सर, मेक योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच सर। सर 20 साल, थैंक यू। 20 साल मैं उस एरिया में रहा हूं सर, जहां की अभी बात हो रही थी, गल्फ ऑफ हॉर्मुज, ईरान की बात हो रही थी, बाकी देशों की बात हो रही थी। उसमें 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं सर, कि हॉर्मुज के ऊपर अभी ईरान ने पूरी तरह बंद नहीं किया, पर कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है वहां पर ईरान का होल्ड है, और फिर उसका दक्षिण पोर्शन जो है वहां पे यूएई और ओमान का एक थोड़ा छोटा सा एनक्लेव है। तो ईरान वहां पे कुछ शिप्स को जाने दे रहे हैं, कंट्रोल कर जो कहते हैं, कुछ शिप्स को नहीं जाने दे रहे। अब एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। भारत सरकार की तरफ से अगर मैं देखूं सर, हम लोग बहुत कामयाब रहे हैं, क्योंकि हमने उनसे बातचीत के बीच में हमारे जहाज नहीं आ रहे थे जिनके अंदर एलपीजी, क्योंकि हम सारी अपनी एलपीजी, लॉट ऑफ माई एलपीजी 50% या 55%, जो भी फिगर्स हैं वो तो आपके सामने हैं, वो इस एरिया से आते हैं। तो इनके ब्लॉक होने से ना केवल मुझे तकलीफ हुई है, तकलीफ चाइना को भी हुई है, जापान को भी हुई है, साउथ कोरिया को भी हुई है, ऑस्ट्रेलिया को भी हुई है, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं, एक उनका एक पोस्ट था सर, उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका तो लेता ही नहीं है फायदा, वोरा साहब, तो जाओ ये लोग जो करना चाहते हैं। भारत की तैयारी कम थी आपको लगता है, और कूटनीति के ढंग से भारत ने ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा? क्योंकि सर एक मिनट सर एक सवाल मैं पूछ लेता हूं सर। जब यूक्रेन और रूस का जंग हुआ तो जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वहां फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर की कमी हो गई। क्या उन सब की तैयारी कम थी सर? इट वाज अनएक्सपेक्टेड ना, कि सर वो जाके एकदम हमला करेंगे, ये भी अनएक्सपेक्टेड था। तो इस चीजों के लिए हम जितना अपना डिपॉजिट बना सकते हैं वो बनाते हैं। एक चीज होती है आपके रिजर्व, जो आपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व। जी एक बड़ी खबर भी आ रही है, बड़ी खबर भी आ रही है महुआ जी, एक क्विक अपडेट एक बता दीजिए आप। क्या आपको लगता है ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था ना? तो जब एक्सपेक्टेड नहीं था तो ऑब्वियसली समस्या तो होगी। यही तो दीपक वोरा साहब कह रहे हैं, हु इज अ फॉरवर्ड डिप्लोमेट एंड वेरी लर्नड मैन। देखिए, भारत 140 करोड़ की आबादी है, यहाँ पहले से और अच्छी पुख्ता तैयारी होनी चाहिए थी, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई समस्या नहीं होती। वहाँ इस तरह की समस्या आए दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी परमाणु संकट पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये कितना बड़ा खतरा आज पूरी दुनिया को है, भारत को भी है। लगभग सभी देशों के पास परमाणु हथियार है। ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, ऑपोजिशन का क्या हाल है मैं आपको बता देता हूं। सबसे हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय। कांग्रेस सरकार ने पास किया कीमतों में बदलाव का बिल, और अनाथ और विधवा सेस के नाम पर पैसों में बढ़ोतरी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है कांग्रेस की अगुवाई वाली सुक्कू सरकार ने। बोलिए क्या बोलेंगे सुधांशु त्रिवेदी, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर क्या होगा? कांग्रेस में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 रुपए बढ़ा दिए गए। हिमाचल प्रदेश को दोष देने से क्या फायदा जब केंद्र सरकार ने बढ़ा दिए हैं? तो नहीं, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पे कीमतें नहीं बढ़ाई हैं,
सिर्फ एक्स्ट्रा क्वालिटी वाले LPG पेट्रोल गैस डीजल की कीमत तो बढ़ाई है ना, ओके, इट्स अ LPG बिग गैस अपडेट। की- ओके, लेट बीजेपी रिएक्ट टू इट, आई विल देन गो टू कांग्रेस। महबूबा जी होल्ड ऑन। ओके, सुधांशु जी 40 सेकंड शार्प रिप्लाई। देखिए, ये मैं कांग्रेस के लिए बस एक ही लाइन में कहूंगा, खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। और उससे बड़ी बात है, मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, जैसे ही सरकार आई, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पेट्रोल डीजल की कॉस्ट कम करेंगे। आने के साथ ही 3-3.5 रुपए बढ़ाए थे। कोई जाके इस बात को चेक कर सकता है। और महुआ जी ने जो कहा न्यूक्लियर थ्रेट की बात, तो मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, 1981 में इराक ने अपना न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने तबाह कर दिया था, उसका बम्बार्डिंग करके। और इराक ईरान में लड़ाई चल रही थी, और इंटेलिजेंस के लोग जानते होंगे, दीपक वोरा जी को पता होगा कि वो इंटेलिजेंस का इनपुट ईरान ने दिया था। मुस्लिम वर्ल्ड की आपस की लड़ाई थी। मगर उसी समय इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी वाज देयर। इजराइल ने कहा था कि पाकिस्तान का कोहटा का रिएक्टर वो डिस्ट्रॉय कर देगा, सिर्फ भारत में रिफिलिंग चाहिए। नहीं दिया था, क्योंकि लग रहा था वोट बैंक कमजोर पड़ जाएगा। आज अब्दुल बासित क्या बोलता है कि अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो हम दिल्ली मुंबई पे एटम बम छोड़ेंगे। सोचिए, इस देश को सोचना चाहिए वोट बैंक की कीमत पर, देश की सुरक्षा। और ये तो एलपीजी गैस की बात कर रहे हैं। अरे नागरिकों की जान माल के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है सिर्फ इसलिए। होगा, क्योंकि वो तो अरे तो इस बार सरगोदा में क्या हुआ था? इराक का डिस्ट्रॉय हुआ था। इस बार सरगोदा, एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड सुखदेव भगत कुछ कहना चाहते हैं। सुखदेव भगत, अभी आप यहाँ पर अभी कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ दिनों से ज्ञान दे रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़े, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है। अमीश जी, ज्ञान की बातें नहीं है। आपने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया। आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जी ने 50% अपना वेतन कम किए। वहां पर एक आपदा आई थी, जबरदस्त आपदा, 3,586 करोड़ रुपया हमारे बजट में कमी की गई। मंत्रियों के वेतन कम किए जा रहे हैं, वहां वोट निगम के किए जा रहे हैं। और आपदा हमेशा राजनीति से बड़ी होती है, लेकिन आपने उसे राजनीतिक चश्मे से देखा। जो 16,000 करोड़ से ज्यादा के वहां पे डैमेज हुए हैं आपदा में, आपने दिया नहीं। दूसरी बात, एक बात और मैं पूछूं, अगर हम सवाल पूछते तो राष्ट्रविरोधी हम नहीं है, हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। एक बात मैं अमीश जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, 1962 में चाइना का वार चल रहा था, वाजपेयी जी उसमें पार्टिसिपेट किए थे, जनसंघ के मेंबर थे, 4 मेंबर थे, नेहरू जी ने चर्चा कराई थी। आज आप चर्चा से भाग रहे हैं। मेरा यह कहना है कि क्यों चर्चा से आप भागते हैं? समाधान की दिशा में ये संकट सत्ताधारी दल का नहीं है, संकट पूरे देश का है। तो मैं समझता हूं, अगर आज हमने चर्चा की बात की, आप चर्चा से मुकर गए, तो क्या कारण है? इसलिए क्या कारण है? ये आपका आज का जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, वो आश्वासन प्रधान था, नीति प्रधान नहीं था, समाधान प्रधान नहीं था। मैंने कहा वचनम किम दरिद्रम, यहां तो हो गई वचनम किम दरिद्रम। अच्छी अच्छी बातें करो, बड़ी बड़ी बातें करो, लेकिन अगर हम उसको अगर क्रियान्वयन करें तो उसमें हम उस क्रियान्वयन की दिशा में हम बहुत ही स्थिर हो जाए या नहीं कर पाए। बातें तो बड़ी बड़ी की हैं। हमने क्या कहा? सुखदेव भगत, संकट गहरा है। आप सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, पूरे ऑपोजिशन का टाइम ले रहे हैं आप 50% एक तरफ, बाकी 50% एक तरफ। लेकिन आपने अभी पूरा बहुत बड़ा लंबा बोला, और आपने कहने का प्रयास किया। देखिए, सुक्खू सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। फाइनेंशियल प्रूडेंस ऐसी है कि तनख्वाहें नहीं बांट पा रही है सुक्खू की सरकार, कांग्रेस की गवर्नमेंट वापरी ऐसी फाइनेंशियल प्रूडेंस है। अभी ये पेट्रोल डीजल की कीमतें सबसे पहले आप लोग बढ़ा रहे हो, और आप यहां पर सेंटर गवर्नमेंट को ज्ञान दे रहे हो कि आपको कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड नेचुरल डिजास्टर नहीं, इट इज अ फाइनेंशियल नेचुरल था। नेचुरल, ये इसलिए मैंने कहा प्राकृतिक आपदा हो, देखिए, हम कोई वार में नहीं थे। तर्क वितर्क कर सकते हैं। मैं बिल्कुल, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपको अपनी पार्टी का, अपनी सरकारों का बचाव करना है। लेकिन क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट भी हूं, इसलिए मुझे आइडिया है, फाइनेंशियल प्रूडेंस नाम की एक चिड़िया होती है सर, उसका कहीं दूर दूर तक ख्याल नहीं रखा गया। सैलरी नहीं बांट पा रही है कांग्रेस की हिमाचल सरकार। आप क्या बात कर रहे हैं? और समस्या बहुत विकट है वहां पर, वहां की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और अगर यही फाइनेंशियल प्रूडेंस है, देन फिर तो ईश्वर बचाए, इससे राम बचाए इन सब चीजों से। आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सामान्य बात नहीं है। और अभी आप लोग, अभी राहुल गांधी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, देखिए कुछ नहीं कहा, सरेंडर सरेंडर सरेंडर, यही रागा पर आलाप रखा है। दूसरी तरफ देखिए हालात क्या हो गए हिमाचल में, कांग्रेस की सरकार ने क्या कर दिया है। सुखदेव भगत जी, हेलो। हाँ सुखदेव भगत जी, 30 सेकंड और दे रहा हूं। आपने हमें हेलो, आपने फाइनेंशियल वाली जो बातें कि मैं थोड़ा बता दूं,
जो ईरान हमें 60 डेज का हमारा ट्रेड क्रेडिट दे रहा था, उसको अमेरिका के डर से आपने लिया नहीं। यहां आज हम जितना पे कर रहे हैं, जितने विदेशी डॉलर पे कर रहे हैं, उस समय तो हमें रुपये में हमें करना था। सर तो आप रुपए पे आ रहे हैं, मैं तो आपकी सरकार की क्या फाइनेंशियल बैलेंस शीट है बता रहा हूं। आज हम ये व्यूअर्स, आज हमें प्राइस हाइक ओके भगत साहब, आप कांग्रेस, अब बीजेपी की बारी है। सबसे बड़ी बात आज भी भगत साहब, अब बीजेपी की बारी है। व्यूअर्स, इट इज द मोस्ट वॉच शो, व्यूअर्स होल्ड ऑन व्यूअर्स, इट इज द मोस्ट वॉच शो ऑफ इंडिया। एंड क्यों है? क्योंकि मैं तर्कों से बात करता हूं और तर्कों को सामने रखता हूं। थैंक यू सो मच, आप इसको बहुत प्यार देते हैं। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ये प्रोग्राम है पूरे इंडिया के अंदर। पहली गवर्नमेंट बनी है कांग्रेस की सुक्खू सरकार जिसने बजट को कम कर दिया है। 26-27 का बजट 54,928 करोड़ का है, जबकि 25-26 का बजट 58,514 करोड़ का था। यानी सोच सकते हैं बजट कम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपना वेतन 50% कम किया है, मंत्रियों ने 30% कम किया है। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव, डीजीपी रैंक के अधिकारियों सहित वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स के वेतन में 30% की कटौती की गई है। डीजीपी से लेकर डीआईजी रैंक तक के पुलिस अधिकारियों के वेतन में भी 30% की कमी की गई है। यानी बजट में 3,586 करोड़ रुपए की कमी करी गई है। यह अपने आप में पहला रिकॉर्ड बना है। सुधांशु त्रिवेदी, फिस्कल मैनेजमेंट आपने सुन लिया, सैलरी कम कर रहे हैं सुन लिया, अब बताइए क्या बोलिएगा सुधांशु जी? मैं तो वही इन्होंने ये वादा एक मिनट सुधांशु जी का ऑडियो, 40 सेकंड सुधांशु जी। हाँ देखिए, इन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, तो लागू करने के साथ ही हिमाचल प्रदेश की सरकार की आय वेतन के लिए रिक्वायर्ड मनी से कम हो गई। यानी ये तुरंत घाटे में चले गए। इन्हें कहना चाहिए था कि हम मोदी जी से आपको दिलवाएंगे। गजब है साहब, देंगे हम मगर लेंगे मोदी जी से। और मुझे लगता है केवल वोट की राजनीति का, और इसी हिमाचल की सरकार ने, मनमोहन सिंह के समय में यह तय हुआ था कांग्रेस सरकार में, ओल्ड पेंशन स्कीम वाला मामला। मगर देश के लिए फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होता है, चाहे कितनी बड़ी समस्या में आ जाए, बस हमारे पास सत्ता आ जाए। और फिर कांग्रेस का तो क्या है, अब मैं नहीं बोल रहा हूं। रणवीर जो नवजोत कौर सिद्धू, जो नवजोत सिद्धू जी की पत्नी है, उन्होंने बोला था कि हिमाचल की कांग्रेस पार्टी में 500 करोड़ रुपए से ऊपर जो बोली लगाता है वो सीएम होता। मैंने नहीं कहा, तो हो सकता है आप कांग्रेस में किस आधार के ऊपर। मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा है कि कांग्रेस में टिकट। भगत साहब की बारी है, भगत साहब की बारी है। शोभ कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुजय भगत, यू देन अशोक मित्तल। दो सुनिए, इनके दो एक मैं आज दिवंगत हो गए, नाम नहीं लेना चाहता हूं। ये वो बोले थे ना, मैं अब इनके अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो सीधी घूस लेते हुए पकड़े भी गए थे। इनके एक सांसद थे जिन्होंने कहा था रुपये के बारे में, उन्होंने क्या कहा था, खुदा तो नहीं, खुदा से एक छोटा भी नहीं। दिलीप सिंह जूदेव लाना चाहता हूं मैं, विषयांतर नहीं होना चाहता हूं। आज देश आज एक राष्ट्रीय संकट पे बहस कर रही है, बहस सार्थक हो, मैं इस पे जाना चाहता हूं। मैं टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही करूं, अगर हम अपनी बात रख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो हम जिम्मेदारी के एहसास कर रहे हैं। और ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं एक हेल्दी डिस्कशन चाहता हूं लास्ट के अंदर। आईना आप साफ कर रहे हैं। 30 सेकंड सुधांशु जी, बहुत मैं उनका सम्मान करता हूं, हमेशा मैं आपका भी सम्मान करता हूं, लेकिन इस बात को याद रखें, दाग चेहरे पे है, आईना साफ ना करें। दाग चेहरे पे सुधांशु जी, आईना मत साफ करिए, दाग चेहरे पर है वे। ओके, सुखदेव भगत का बयान दाग चेहरे पे है, आईना मत साफ करिए। 20 सेकंड, देन अशोक मित्तल जी। दाग और फाइनेंशियल दोनों बोलता हूं। दाग चेहरे पे ये है कि अभी आपने बंगाल का सर्वे दिखाया, लाखों दर्शक याद रखें कि कांग्रेस की सीटें बंगाल विधानसभा में कितनी है, 0। और ये 0 पार्टी वाली चुनाव के बाद हल्ला मचाएगी कि हमारा वोट चोरी हो गया जी। मतलब जिसके पास 3.6% वोट है वो 0 वाला। और बंगाल में मैं याद दिलाना चाहता हूं फाइनेंशियल प्रूडेंस क्या होता है, मदरसों, मौलवी और मुअज्जिन के लिए 5,713 करोड़ रुपए। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके सुधांशु जी, टाइम लिमिट है। अशोक मित्तल, एक सजेशन सरकार को आप क्या देना चाहेंगे? अशोक मित्तल जी, सजेशन सरकार को आप क्या देना चाहेंगे? अशोक जी, मुझे आप बोलने नहीं दे रहे ना कोई भी। मेरे विद्वान मित्र सुधांशु साहब ने बोला कि हर सिचुएशन के हिसाब से अलग सॉल्यूशन होता है, तो हम प्रोटोकॉल कैसे बना सकते हैं? अरे
एक आदमी को 1000 तरीके की बीमारी लगी होती है, हर बीमारी का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। यदि 10 डिफरेंट सिचुएशन आ सकती है तो 10 प्रोटोकॉल क्यों नहीं हो सकते? यही तो प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो आने वाला समय आएगा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि समय ये लड़ाई लंबी चलेगी और समस्या आ सकती है। बिल्कुल ठीक है जो उन्होंने कहा, पर एकता की भी बात करी पीएम ने। समस्या के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं आगे? हम अलग अलग समस्या के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? एक ऑयल क्राइसिस आने वाला है, उसके लिए क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स है हमारे? एलपीजी क्राइसिस के क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स है? जो हमारे बच्चे वहां पढ़ने गए थे उनके लिए क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स है? एक बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई है, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, हमने ईरान के नेतृत्व को बिठा दिया है, अब डील को लेकर बातचीत शुरू है। ये बड़ा बयान